अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इस साराना प्रोग्राम ख़बर की ख़बर में, और इस दुआ के साथ कि ये दिन अल्लाह ताला आपके लिए खैर व बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। एक नज़र डालते हैं अखबारात की अहम खबरों पर और उसके बाद प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हुकूमत का अहम बिलों की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला आज की तमाम कौमी अखबारात में टॉप स्टोरी के तौर पर शाया किया है। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बिल मंजूर करने की तैयारियां। पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इंतखाबी इस्लाहात समेत 30 बिल पेश किए जाएंगे। वजीर आजम ने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया, आज कौम से खिताब। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। वजीर आजम की इत्तेहादियों के साथ मुशावरत, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, पीर को तलब, इंतखाबी इस्लाहात समेत 30 बिल पेश किए जाएंगे। रोजनामा एक्सप्रेस ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। 8 नवंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, हुकूमत का 30 अहम बिल मंजूर करने का फैसला। रोजनामा नवाए वक्त ने काबीना फैसलों को सुर्खी के तौर पर शाया किया। वजीर आजम ने प्लॉट्स देने का अपना इख्तियार खत्म कर दिया, आज कौम से खिताब। रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात बिल की मुश्तरका इजलास से मंजूरी के लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। रोजनामा जंग की सुर्खी के अल्फाज हैं, पाकिस्तान में हमसाय मुल्कों की निस्बत गुर्बत, महंगाई कम, तेल भी सस्ता, इत्तेहादियों का वजीर आजम पर इजहार एतमाद। ब्रीफिंग। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी के अल्फाज हैं, PM6 एलाइज सपोर्ट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। द नेशन की मेन स्टोरी है, PM टू अनाउंस बिग पैकेज फॉर पीपल हिट बाय इन्फ्लेशन टुडे। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बार्ड फ्रॉम बाइंग लैंड फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। डेली टाइम्स ने वजीर आजम से इत्तेहादियों की मुलाकात को फ्रंट पेज पे शाया किया। अलाइज शो कॉन्फिडेंस इन PM's लीडरशिप पॉलिसीज। द न्यूज ने हुकूमत के कल अदम मजहबी जमात से मुआहदे पर अमल दरामद को हेडलाइन में लिया। इम्प्लीमेंटेशन बिगैंस। इम्प्लीमेंटेशन बिगेंस, और क्या बिगेंस होगी, पहले हम अपनी बिगनिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो बिगेंस के ऊपर भी बात करते हैं। आज का जो रन डाउन है वो शेयर करता हूँ आपसे। वज़ीर आज़म का आज कौम से खिताब, रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्को। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इंतखाबी इस्लाहात समेत 30 बिल पेश किए जाने का इम्कान। तरमीमी नैब ऑर्डिनेंस, अपोजिशन खौफजदा क्यों। रूस का भारत में फौजी अड्डे देने पर तशवीश, पाकिस्तान का भारतीय सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। और T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। आज रोजनामा एक्सप्रेस का इदारिया, $1 बिलियन सवाल, और द न्यूज में मलक मोहम्मद अशरफ साहब का कालम फॉर रियल चेंज भी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और टॉप 10 क्या रहा ट्विटर पे, कंग्रेचुलेशन पाकिस्तान, इस पे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आज हमारे जो रनडाउन है उसका आगाज़ मुतवक्को तवक्को है, और इम्कानात के गिर्द चीज़ें घूम रही है। लेकिन क्या इम्कान है शफीक साहब, आज क्या क्या वज़ीर आज़म खिताब कर सकते हैं, क्या पैकेज, क्या गुफ्तगू कर सकते हैं? देखिए, आपने इम्कानात की बात की है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हमारे वज़ीर ख़ज़ाना भी कह चुके हैं और फवाद चौधरी साहब बता चुके हैं कि क्या क्या रिलीफ पैकेज ला रहे हैं। और उसमें ज़ाहिर जो उसमें बड़ा मसला हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो रिलीफ है ये टारगेटेड होना चाहिए, ताकि गरीब और अमीर में जो है वो उनमें कोई फ़र्क हो और सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी या रिलीफ मिले जो उसके हकदार हैं। फिर आप देखेंगे कि जो इसके अलावा जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर में जो इत्तेहादियों की सियासत, उनकी सियासत है, उनको कल उन्होंने इत्मीनान में लिया है और इस हवाले से ही बात करेंगे। लेकिन मेन फोकस है उनका महंगाई के ख़िलाफ़ जहाद, और बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते रहें कि मैं महंगाई के ख़िलाफ़ अपना लोगों को रिलीफ दूंगा, और कुछ रिलीफ दिया भी है। लेकिन ज़रा आइए तो आज उनकी तकरीर से पता चलेगा, हम तो कर सकते हैं कि भाई जो उन्होंने वादा किया है वो लोगों को रिलीफ मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि महंगाई से आंखें कोई नहीं चुरा सकता। ये बड़ी अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इसको अपना इनिशिएट कर रहे हैं, और आज उम्मीद है कि वो एक लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आएगी। एक रिपोर्ट सलमान साहब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ।
वजीर आजम अब किसी को प्लॉट नहीं दे सकेंगे। वफाकी काबीना ने लैंड एक्विजिशन का वफाकी हुकूमत का इख्तियार खत्म करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि वजीर आजम पैकेज के तहत बहुत से लोगों ने दो प्लॉट ले लिए हैं। वजीर आजम ने प्लॉटों की अलाटमेंट के हवाले से अपना स्वाबदीदी इख्तियार खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि काबीना ने तमाम इदारों में प्लॉट्स की अलाटमेंट पर तशवीश का इजहार किया है। महंगाई के हवाले से वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि पाकिस्तान में अशिया इलाकाई ममालिक से अब भी सस्ती हैं। मुल्क में पेट्रोल की कीमत भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में कम है, जबकि इलाकाई ममालिक में गुर्बत की शरह पाकिस्तान से ज्यादा है। वजीर इत्तलात ने सिंध हुकूमत पर भी तनकीद की और कहा कि सिंध हुकूमत कीमतों में कंट्रोल नहीं कर पा रही। चीनी पंजाब में 90 रुपए किलो है और कराची में 120 रुपए। पीपल्स पार्टी महंगाई पर जुलूस निकाले तो मुराद अली शाह के घर के सामने निकाले। बिलावल साहब से ये कहूँगा कि आइंदा जब महंगाई के ऊपर वो जुलूस निकालें तो मुराद अली शाह साहब की जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके सामने पीपल्स पार्टी जुलूस निकाला करे, ताकि पता भी हो कि कौन जिम्मेदार है और क्यों ये महंगाई हो रही है। ये थी जी रिपोर्ट, और कौन जिम्मेदार है, क्यों महंगाई हो रही है। फवाद साहब ने तो बिलावल साहब से सवाल कर दिया, वो जवाब दे ना दे, लेकिन मैं खालिद क़यायूम साहब आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछूंगा कि जो आज की एक बड़ी खबर है वो ये कि वज़ीर आज़म ने अपना स्वाबदीदी इख्तियार ही ख़त्म कर दिया प्लाटों के हवाले से। और ये इतनी बड़ी खबर अखबारात ने उस तरह ने दी। जंग की जो लीड है खुफिया मुआहदे पर अमल शुरू, कल जंग और कुछ अखबारात ने दिया था कि वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब को फारिग कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, को तय कर लेते हैं हम कि भाई हमने वज़ीर आज़म की किसी बात को अच्छाई में नहीं देना, कुछ अखबारात की पॉलिसी होती है। देखिए राणा साहब, ये इतना बड़ा इक़दाम है कि आप जो है इसके जो नताइज हैं वो आम आदमी तक, आम लोगों तक और सोसाइटी के अंदर जो मसावात है उसकी तरफ ये जो इक़दाम है वज़ीर आज़म का जाएगा। और ये वो इक़दाम है जो वज़ीर आज़म इमरान खान को जो साबिक़ वज़राए आज़म हैं उनमें जो फ़र्क पैदा करता है, ये प्लाटों की जो अलाटमेंट का मसला है, ये उस हवाले से बड़ा हमें एक मैं सदाकत अब्बासी साहब लाइन पे मैं कह रहा हूँ, उनसे लेके फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, इस पे बात करता हूँ। वो ज़रा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए कि क्या है, फिर मैं आपसे इस पे बात करता हूँ। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आज वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे, रिलीफ पैकेज का ऐलान मुतवक्को है, तो कुछ थोड़ा सा रोशनी डालिए कि क्या वो रिलीफ पैकेज हो सकता है, क्या गुफ्तगू वज़ीर आज़म कौम से कर सकते हैं। देखें, ये तो वज़ीर आज़म अथॉरिटी हैं और वो क्या क्या बातें करेंगे वो तो फिर उस तकरीर में ही पता चलेगा। लेकिन जो हमें मालूमात है कि इस वक्त पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई का बहुत बड़ी एक वेव आई हुई है, और उससे ख़ासकर जो बहुत ही गरीब तबका है, जो कम आमदनी वाला तबका है, वो बहुत बुरी तरह उससे क्रश हुआ है। तो वज़ीर आज़म एक पैकेज लेके आ रहे हैं जो कम आमदनी वाले लोगों को सस्ती अशिया देने का एक पैकेज होगा, जो एहसास प्रोग्राम के जरिए सर्वे हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के लोगों की इनकम प्रोफाइलिंग होगी है कि कौन कौन आदमी जो है वो किस इनकम ब्रैकेट में है। तो जो जिस भी घराने की इनकम एक ख़ास हद से कम होगी, से 40,000 45,000 से कम होगी, उन सब को इस ब्रैकेट में लाया जाएगा और उनको सस्ती चीज़ें इंश्योर करने का और फराहम करने का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान वो ऐलान करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का जो है उसमें आप इंतखाबी इस्लाहत समेत 30 बिल पेश करने जा रहे हैं, तो कोई पता आप कल वज़ीर आज़म ने इस हवाले से एतमाद में भी लिया अपने अलाइज़ को, तो ये इंतखाबी इस्लाहात के अलावा क्या नैब ऑर्डिनेंस भी डिस्कस हो जाएगा और कुछ इस तरह और चीज़ें भी आ जाएंगी? देखें, हमारा इंतखाबी इस्लाहात का जो एक एजेंडा है वो बड़े अरसे से कार्ड्स पे है। अब हम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ भी जाना चाह रहे हैं, तो उससे पहले हुकूमत अपनी पूरी कोशिश करेगी कि जो इंतखाबी इस्लाहात जो हमने रिफॉर्म है और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का राइट देना है और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आनी है और इस सारे सिस्टम को रिफॉर्म करना है, ताकि ये जो झगड़ा है कि जी फलाना सिलेक्टेड है और फलाना इलेक्टेड है, ये ख़त्म हो जाए। तो उस हवाले से हुकूमत का पूरा एक प्लान है जो इस हवाले से भी। और दूसरा, ये अभी टू अर्ली टू कमेंट के नैब का ऑर्डिनेंस उसमें आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज नैब के ऑर्डिनेंस को भी कानून की और एक्ट की शक्ल देने के लिए वो कोई तरीकाकार किया जाएगा, लेकिन वो मेरा ख्याल है अभी सेकेंडरी है। पहला जो है वो हमारा EVM वाला इशू और इंतखाबी इस्लाहात वाला इशू है।
बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब हमसे बात करने का। खालिद साहब सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था। राणा साहब, आपको पता है कि जब नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला हुआ था, वो हमला क्यों हुआ था? वो हमला भी ये जो प्लाटों की जो बंदरबांट थी, इस बंदरबांट के नतीजे में जो सुप्रीम कोर्ट में जो उस वक्त जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है इस केस की जो है वो समाअत कर रहे थे, और इस केस में जो है एक जो एंटी करप्शन के साबिक एक मिनिस्टर थे गुलाम अब्बास, वो उसमें पिटिशनर थे। और जो लाहौर के अंदर जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो लाहौर में LDA के अंदर 6000 जो प्लाट थे उनकी बंदरबांट हुई थी। उसमें आप जोहर टाउन जाकर देखें, तमाम जो उस वक्त अरकान सूबाई असम्बली थे उनको प्लाट दिए गए, और उस वक्त जो अरकान कौमी असम्बली थे उनको प्लाट दिए गए, सेनेटर्स को प्लाट दिए गए। और वहाँ पर यहाँ तक हुआ कि जो उस सोसाइटियों के अंदर लाहौर की स्कीमों के अंदर जो लाइब्रेरीज के लिए जो प्लाट रखे गए थे अब वो भी अलाट कर दिए गए, जो स्पोर्ट्स के खेलों के मैदानों के लिए रखे गए थे वो भी अलाट कर दिए गए, जो स्कूलों के लिए रखे गए थे, जो कब्रिस्तानों के लिए रखे गए थे, ये सारी जो बंदरबांट है इसका आगाज़ जो है उस वक्त हुआ था जब नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब थे। और जब इस केस की समाअत शुरू हुई और जिस दिन फैसला किया जाना था उस दिन फिर नून लीग ने जो है वो हमला किया अदालत पर और समाअत रुकवा दी। फिर इसका जो है कोई फैसला भी जो है वो आज तक नहीं आ सका। कि आप खुद भी क्योंकि अखबार के एडिटर हैं, एक इतनी बड़ी खबर जिसका भी आपने जिक्र किया है कि प्राइम मिनिस्टर खुद विड्रॉ कर रहा है अपनी इस पोजीशन से कि मैं अब आइंदा ये प्लॉट देने का मजाज नहीं हूँ। बतौर एक जर्नलिस्ट हम ऐसी खबरों को जो एक बड़े मुस्बत तरीके से सामने आती हैं उनको नुमाया नहीं करते बल्कि मनफी खबरों को ज़्यादा नुमाया करते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए आप ना सलमान एक एक्सरसाइज आज करें, आज ना कुछ चैनल्स को मॉनिटर करना शुरू करें कि उनमें करंट अफेयर के जो प्रोग्राम है उनमें नैरेटिव कौन सी जमात क्या ले रही है। उस नैरेटिव को 11 बजे तक बिल्ड किया जाता है। उसके बाद उस नैरेटिव को अपने कुछ जो जिनके साथ आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है मीडिया हाउसेस, उनके साथ उस नैरेटिव को दिया जाता है। फिर वो मीडिया हाउसेस उस नैरेटिव को अगले दिन सुर्खियों की पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत मिसाल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि जंग की जो आज की लीडर खुफिया मायदे पर अमल शुरू। अब हम ऑलमोस्ट वो तकरीबन चीजें सारी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी कर चुका है। वो ना जब KGB का बड़ा जोर था ना तो KGB के एक एजेंट को भेजा गया गांव में कि आपने ल्यूएंस्की कोई जासूस था तो वो उसका को पैगाम देना है। अब वो वहां जाके ना उसने कहा ये बड़ा खुफिया मामला है। उसने कहा भाई ये ल्यूएंस्की का घर कहाँ है? उन्हें कहा जो KGB का जासूस है तो ये चीजें बहुत सारी ऑब्वियस है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अखबारात की चूँकि अपनी पॉलिसी होती है और वो पॉलिसी अपने मुफादात को सामने रख के की जाती है। हमारे कुछ दोस्त कल भी हमारे बहुत बोले हैं कि जी अपने प्रोग्राम में कि जी वो हम पे ऐसे बात इसमें पता है कि इसमें ये जो है ना ये सिर्फ ये वतीरा जो है ना सिर्फ जंग और जियो वो बाकी अखबार करते हैं लेकिन बाकी मसले के सारे उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ये उसमें राणा साहब ये भी है कि एक दिन पहले भी आप इस तरह की खबर का जिक्र कर रहे थे कि जिसके आगे तर्जमान लिखना चाहिए था। हाँ जी। वो क्योंकि तर्जमान का सारा काम जो है इस लीड के अंदर किया गया। ठीक है सलमान साहब, अब वजीर आजम का जो खिताब है अभी सदाकत अब्बासी साहब ने भी उस पर किया, मेरा ख्याल है कि एक बात जो अब उन्होंने इस प्रोग्राम में हम बताई है ना, हमें उसका वो नहीं था कि बाकायदा एहसास प्रोग्राम के तहत एक सर्वे हुआ है पूरे पाकिस्तान का और उसमें डिटरमिनेट किया गया कि कम आमदनी वाले कौन कौन से लोग हैं जिनको ये बराह रास्त। तो क्लियर हो गया शफीक कि भाई किस तरह ये मैंने पहले भी यह कहा था कि सानिया निश्तर को दाद देनी चाहिए कि जिस अंदाज से उन्होंने काम किया ना इस हुकूमत में एहसास प्रोग्राम के वाले से और जिसको इंटरनेशनल इदारे भी रिकगनाइज कर रहे हैं, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और यही बात है कि जो पिछले दौरे हुकूमत में हुआ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में जब लोगों को जाती थी इमदाद तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोगों को इमदाद जाती थी जो 20 में 19 में 21 में ग्रेड के ऑफिसर थे। इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है और शफाफियत है इसको बाकायदा एसेस किया जाता है,
मॉनिटर किया जाता है, इसको इसके सर्वे किए जाते हैं ताकि जो डायरेक्ट उन लोगों तक चीज़ें पहुंचे जो उसके हकदार हैं। अच्छा, ये अमल जो है कोविड के अंदर भी हुआ, जब आपने देखा कि जब कोविड-19 में तो बड़े अच्छे अंदाज से लोगों तक लोगों को पहुंचाई गई है। अच्छा, अभी तक देखिए कोई लोग इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर पाए इस एहसास प्रोग्राम को, हालांकि अपोजिशन इसकी ताक में होती है, लेकिन अभी तक इसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जा सका। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर वो गैप्स नहीं है जो आमतौर पर हमें नजर आते हैं। इसी तरीके से ये जो पैकेज है ना, जिसका आज प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर रहे हैं, ये उस तरह का पैकेज नहीं है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब बड़े जलसे में कहते हैं, अच्छा तुसी बड़े अच्छे नारे लाए ने, चलो जी 2 अरब और ले लो, 5 अरब और ले लो। इसके अंदर पूरी इसकी एक असेसमेंट करवाई गई है, इसके बाकायदा उन ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया कि वो कहाँ कहाँ एरिया है, कहाँ कहाँ से लोग हैं जिनको ये इमदाद जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैकेज आज अनाउंस हो रहा है, इस पैकेज की भी अहमियत है और इस पैकेज की जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है, जिस तरह से इसको स्ट्रेटेजाइज किया गया है, जिस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, इसका भी दाद आपको जो है ना एहसास प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में सानिया निश्तर को देना चाहिए कि जो लिंक है इस वज़ीर आज़म के इस पैकेज के साथ। और मैं ये नहीं समझता कि इससे कोई बड़ा इनकलाब आ जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर लोगों को एक रिलीफ बहुत मिलेगा, जो इस वक्त महंगाई से खासतौर पर जो निचला तबका है जो परेशान है, उसके लिए एक बहुत बड़ी ये इस वक्त एक जिसे कहते हैं ना बूस्टअप होगा कि हुकूमत उनके लिए पैकेज लेके आ रही है एक ऐसे मौके पे जिस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इकॉनमी जो है वो क्रंच हुई है। वहाँ पर अब पाकिस्तान अगर इस तरह का इनिशिएटिव लेता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। शफीक साहब, मुश्तरका इजलास तलब कर लिया, मंडे को हो रहा है और 30 बिल पेश किए जाएंगे, तो ये तो तय हो गया कि हुकूमत ये तय कर चुकी है कि EVM जो है वो इलेक्शन का हिस्सा होगी। अब देखिए मुश्तरका इजलास के पीछे कितनी बड़ी सियासी हिकमत अमली है। पूरी अपोजिशन जनाब ड्रम बीटिंग कर रही थी कि तादियों में इख्तलाफ है, ये गवर्नमेंट इसलिए बिल नहीं लेके आ रही है, पहले अपने दादियों से अपने तल्लुकात ठीक करे। अब जो दादियों की सर कल मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद ये फैसला हुआ है कि इसको बिल ला रहे। इसका मतलब है जो अपोजिशन का एक खामखा गुब्बारा उन्होंने छोड़ा था, बाद में उसकी आवाज़ निकल गई है कि भाई ये इत्तेहादी साथ नहीं है। अब ज़ाहिर है उनकी इत्तेहादियों के साथ ही बिल पास होगा और बड़ी अच्छी बात है कि हम सारे मामला पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं और कानून साजी के लिए ला रहे हैं। हमको ये उसमें हवाई नहीं छोड़ रहा है, इसमें कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा ये और इसमें मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि ये बिल पास हो जाएंगे। अब देखें ना EVM क्यों ला रही है गवर्नमेंट कि भाई आप इलेक्शन के बाद, तीसरे इलेक्शन ख़त्म हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के ओथ के बाद, बल्कि पहले दिन ही कह देते कि भाई धांधली हो गई। तो भाई आप कम से कम एक अच्छा काम हो रहा है, इसमें अपना आप शरीक हो। और देखिए इसमें अपोजिशन जो है वो बड़ा वबला कर रही है, लेकिन आपने जो मेरे महबूब लीडर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने इस पर कोई अपना उस तरह नेगेटिव कमेंट नहीं दिए। ठीक है, मरियम और बाकी वो तो अपने बुग़्ज़ इमरान में करती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अपोजिशन को इस पर सोचना चाहिए कि आप आएँ और जो भी मामलात हैं वो आइन कानून और असम्बली के पार्लियामेंट के अंदर तय करें, बजाय कि बाहर आप उसकी इल्ज़ाम तराशी करें, ये करें वो करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जो 30 या कितने बिल हैं जिससे बाजी साहब ने कहा है, ये आएंगे तो हमारे ना पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप और हमारा जो आइनी सेटअप है वो बिल्कुल एक मस्बूत और नई चेंज उसमें आएगी। बिल्कुल खालिद साहब, असल काम पार्लियामेंट का तो यही है कि जो अब होने जा रहा है कि जो कानून साजी है वो की जाए और सड़कों पे शोर शराबे के बजाय आप पार्लियामेंट के अंदर, कौम ने आपको भेजा इसलिए और कौम के खून पसीने की कमाई से आपको तनख्वाह और बाकी चीज़ें मिलती हैं, आप समझते हैं कि हुकूमत कामयाब हो जाएगी अपनी स्ट्रेटजी में और ये बिल पास हो जाएंगे? देखिए राणा साहब, इस वक्त मामला ये है कि अपोजिशन का जो सेनेट के अंदर जो है वो जो है हमें कानून साजी पर तावन जो है वो उस तरह नज़र नहीं आता, जिस वजह से जो बिल कौमी असम्बली से पास होते हैं वो सेनेट में जाकर जो है वो रुक जाते हैं। तो इसलिए हुकूमत, ये जो आज खबरें शाया हुई हैं कि 30 जो बिल्स हैं वो मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे, ये दरअसल मसला ये है कि ये ज़्यादातर बिल ऐसे हैं जो सेनेट में रुके हुए हैं। इसलिए एक फोरम जो आइन के तहत जो है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है उसमें ये प्रोविजन मौजूद है, आर्टिकल मौजूद है, जिसके तहत फिर मुश्तरका इजलास के अंदर चूँकि हुकूमत की और इत्तेहादी जमातों की अक्सरियत हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर ये सारे बिल जो हैं ये मंजूर करवाने आसान हो जाएंगे। और दूसरा जो मामला है इंतहाबी इस्लाहात का, उसमें जो डेड लॉक हमें नज़र आता है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, हत्ता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी इस डेड लॉक का
हिस्सा तस्वर होता है। तो इसमें हुकूमत की तरफ से बार बार अपोजिशन को दावत दी गई है कि वो इस हवाले से इन इस्लाहात पर अपनी तरामीम लेकर आएँ, और इस हवाले से कमेटी के क़याम के लिए स्पीकर की तरफ से कई बार नाम भी मांगे गए हैं, और पीपल्स पार्टी ने तो इस हवाले से अपने नाम दे भी दिए थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने नून लीग के और दूसरी अपोजिशन के हवाले से जो नाम थे वो नहीं दिए, बल्कि एक शर्त रखी थी कि हम नाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं इनमें से ईवीएम और जो आई वोटिंग है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, इनको एजेंडे से निकाला जाए तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है सलमान भाई। ये जब से नैब तरमीमी आर्डिनेंस आया है तो अपोजिशन की जानिब से बयानात की एक भरमार शुरू हो गई। अभी कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये तो नैब, चेयरमैन नैब और इनके अफसरों को इस्तिस्ना दिया गया है। एक तरफ वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम कर दिए हैं और वो हुकूमत ने चेयरमैन नैब को अपने अंगूठी का और नगीदा बना लिया है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी उन्हें इस्तिस्ना दिया गया है। अगर ये इतने ही इससे वो हैं तो अदालत में क्यों नहीं चले जाते? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी हुकूमत ने इनको दी थी कि आइए नैब ऑर्डिनेंस के बारे में जाके हम एक आपस में बैठ के कुछ चीज़ें तय कर लें। आपको याद है कि जो उन्होंने ख़ासतौर पे तजावीज़ दी थी अपोजिशन ने, वो तजावीज़ जो है जिस अंदाज से दी गई उसका मतलब ये था कि आप हमें बचा लें, और अपने आप को बचाने की कोशिश की गई, जो मुतनाज़ा बन गया। फिर ये ऑर्डिनेंस आया। अच्छा, अब आप देखिए माशाल्लाह अपोजिशन जो है, जो इस वक्त बड़े टीवी पर शोर मचा रही है, अंदर से बड़ी खुश भी है। उनको ख्याल ये लगता है कि जनाब ये सारे मामलात के अंदर नैब अब वो नैब नहीं रहा जिस तरह से वो नैब चाहते थे। एक बात। फिर अब आप ये देखिए, जैसे आपने कहा कि भी अगर आपको लगता है कि सारे मामलात ख़राब है तो वाई नॉट यू गो टू द कोर्ट, आप कोर्ट में जाके इसको चैलेंज करें, लेकिन वो कभी इसको चैलेंज नहीं करेंगे। असल मसला क्या है, बुनियादी तौर पर इस पूरे नैब के सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया जाए, इसको मुतनाज़ा बना दिया जाए, इसके बारे में ये परसेप्शन बिल्ड कर दिया जाए कि ये इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म का और हुकूमत का जो है दुमछल्ला बना हुआ है, और ये जो है ना इसका मकसद जो है वो अपोजिशन को दीवार से लगाना है। इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए सारा जोर लगाया जा रहा है। और अब उनको ये जो ना कल जो तरामीम हुई है उससे खौफजदगी ये हो गई कि वो जो कहा गया ना पुराने जो पहले से मुकदमात चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, तो इनकी परेशानी में इजाफा हो गया। इनका ख्याल तो ये था, आपको पता है जरदारी साहब भी पहुंच गए थे कि अब मुझे भी रिलीफ मिल जाए इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, तो उनको लगा कि ये पुराने मुकदमात हैं ये एज इट इज़ बहाल है। एक बात। फिर उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन नैब की तकरीरी का उसकी उनको निकालने का जो मामला है उसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब या सदर साहब के दरमियान एक मुशावरत होगी। तो उनको एक डर और खौफ तो है, और वो इसलिए है कि उनको लगता है कि इलेक्शन से पहले पहले कहीं नैब का एक हथौड़ा जो है वो चलेगा और उसके नतीजे में हम बहुत ज़्यादा अताब में आएंगे, कहीं परेशानी ना हो जाए हमें। लेकिन वो बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको बात बताई है, वो अब भी ये कोशिश कर रहे हैं इस सारे सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया जाए, ताकि ये इतना पोलिटिसाइज हो जाए। और मीडिया को इसमें खास तौर पे यूज़ किया जा रहा है साहब साहब, ताकि मीडिया के जरिए ये तासुर आम किया जाए कि प्रेशर डेवलप किया जाए कि ये सारा का सारा मुतनाज़ा अमल है और ये सारा का सारा हुकूमत का सियासी एजेंडा है जो नैब के जरिए अपोजिशन को कुचलने का प्रोग्राम है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब। जो शाहिद खान अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बाकी लोगों ने जो बात की, अब पीपल्स पार्टी जब अपने दौरे हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून अपने दौरे हुकूमत में वो कानून साजी नहीं कर सकी नैब के हवाले से जो 2.5 साल में इस हुकूमत ने की, और ये वही तजावीज़ हैं जो पीपल्स पार्टी और नून लीग देती रही हैं और मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, जिनको अब एक कानून की शक्ल दी गई है। लेकिन वो आटा गूंदे हिल्दी क्यों है वाली बात है, तो कि ये सारा कुछ इस तरह जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो अपोजिशन है वो ये चाहती है शायद कि उसके सारे केसेस ख़त्म कर दिए जाए, फिर नैब ठीक हो जाए। साहब देखिए, ये नैब ऑर्डिनेंस के जो पिछला था उस पर PTI के लोगों के तफजात थे, वो इसमें एक इम्प्रेशन गया था कि शायद जितने जो बड़े बड़े हमारे चोर लुटेरे हैं जिन्होंने हमें मुल्क की दौलत लूटी है उनको रिलीफ मिल गया। और बिल्कुल सलमान साहब ने सही पॉइंट आउट किया कि वो अदालतों में रिलीफ लेने पहुँच गए। अब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो आया उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई किस जो भी मुल्क जिसने मुल्क की दौलत लूटी है या जिसने भी कोई फ्रॉड किया है उसकी छूट नहीं है, उसको अदालतों से सही छूट मिल सकती है। ये बड़ी अच्छी बात है। तरमीमी ऑर्डिनेंस आ गया। फिर देखें वो 29 निकात जो हैं जो उन्होंने दिए थे तरमीमी ऑर्डिनेंस के, उसमें अब 29 निकात पढ़ लें तो वो तो लगता यही कि जो चोर जो है वो जज की कुर्सी पर बैठ गया, जो मुलजिम है वो जज की कुर्सी पर बैठ गए। वो अगर उसको उनकी इम्प्लीमेंट कर देते उन सबको, तो फिर जनाब जज इधर आते हैं और चोर उधर चले जाते। तो बड़ा अच्छा ये आया है इसमें, क्योंकि ये इसमें क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई जो चोर डाकू हैं उनको ये नहीं छोड़ेंगे।
और फिर देखिए इसमें अपना ये अपोजिशन की आपने बात की है, अपोजिशन तो अपना बिल्कुल आपने ठीक आ गया, आटा गूंदे हिलदी क्यों है। उनका एक ही देखें, उनका एक ही डिमांड है कि एनआरओ, हमें एनआरओ दे दें, आप जो मर्जी करें। अब इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आप जो मर्जी कर लें। और ये तरमीमी ऑर्डिनेंस है, ये एक हवा का झोंका है। बड़े लोग कंसर्न थे, जो अपने इंडिपेंडेंट लोग थे, जो पीटीआई के लोग थे, कुछ सियासी लोग भी थे, वो कंसर्न थे कि भाई ये क्या हो गया। अब इसके आने से जो चोर डाकू हैं वो जो हैं वो उनको पंजाबी कहते हैं नथ पेगी, नथ पेगी। खालिद साहब, नैब ऑर्डिनेंस जो है तीसरा तरमीमी आया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे जैसे मुदारबा केसेस हैं। अब वो लोग जिन्होंने बड़ी तादाद में लोगों के ख्वाबों को लूटा है, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं, और वो तो बगले बजा रहे थे कि शायद हमें छूट मिल गई, लेकिन वो हुकूमत ने फ़ौरन रियलाइज़ किया कि भाई इससे करोड़ लाखों लोगों के ख्वाब वाबस्ता थे जो ये इन्होंने लूटे, तो वापसी हो गई मुदारबा केसेस की और ये फाइनेंशियल की। तो उस का मतलब ये कि वो जो एक तासुर बन रहा था कि शायद नैब बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, वो ख़त्म हो गया, नैब अपनी जगह खड़ा है। देखिए राणा साहब, सबसे पहले तो अपोजिशन की तरफ से, ख़ास तौर पर नून लीग की तरफ से इतराज़ आता है कि जो लेजिस्लेशन है, जो कानून साजी है, वो आर्डिनेंसेस के ज़रिए की जा रही है। तो मैं थोड़ा अपोजिशन को याद दिलाना चाहूँगा कि नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में 5 साल के दौरान 37 आर्डिनेंसेस जो हैं अब वो जारी किए गए, उनके ज़रिए कानून साजी की गई। हालांकि उनके पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी उसके अंदर। खालिद, क्योंकि याददाश्त बड़ी है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है, इसमें चेयर ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी जो इसमें तरमीम आई है, जिस पर अपोजिशन सबसे ज़्यादा शोर मचा रही है, वो चेयरमैन नैब को जो हटाने का तरीक़ेकार है। तो ये एक अबहाम था, ये बहाम था 99 का जो पहला ऑर्डिनेंस था, उसके अंदर भी ये बहाम था कि चेयरमैन को लगाने का तरीक़ाकार तो मौजूद था, लेकिन चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं था। और फिर जो 2001 के अंदर असफंजार वली केस जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फैसला किया था, उसमें भी ये अबहाम दूर नहीं किया गया। तो अब इस अबहाम को दूर करने के लिए कि चेयरमैन नैब को लगाने का तरीक़ाकार तो वाज़ेह है, तो चेयरमैन नैब को हटाने का जो तरीक़ेकार है वो वाज़ेह क्यों नहीं है, उसको वाज़ेह करने के लिए पहले सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का जो अदारा है उसके पास ये इख्तियार दिया गया। लेकिन उसमें ये मामला ये हुआ कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एक आइनी अदारा है, इसके लिए आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो आइन में अमेंडमेंट करने के लिए तो अपोजिशन साथ देने के लिए तैयार नहीं, तो इसलिए ये इख्तियार जो है फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से सदर ममलकत को दिया गया। छोटा सा आपसे भी है, अभी आपने कहा ना कि ये अगर अपोजिशन जो है इसको इस बात की गारंटी दे दी जाए कि जनाब आपको तमाम मुकदमात से रिलीफ दे दिया जाएगा, तो फिर शायद ये नैब का जो ऑर्डिनेंस है या जो नैब में तरामीम हुई है, ये तो बड़ी मुकद्दस गाय बन जाएगी। नहीं, बात यह कि अभी आप 2-3 काम कर दें अगर आपने मामलात को सुधारना है। एक तो नैब को ख़त्म कर दें, और नैब का एक ऑफिस जो है ना आप जाती उम्र में बना दें, ठीक है, ताकि वो वहीं से नैब का ऑफिसर जैसे माजी में होता पहला था। जो नैब का जब ऑफिस जब सैफुर रहमान थे तो ऑफिस फिर आपको उधर ही था, जाती मुरा में था। सॉरी, मैं काट दिया गलती से। चलिए, आपका मुतासर हो। आपस की बात है, इस प्रोग्राम में ना मुझे घर का सा सुकून है। मुझे घर से नहीं बोलने देते, घर से भी नहीं बात करने देते। जो बात आप कर रहे थे पूरी कर। उसमें एक तो ये कर दें। देखें, बात ये कि मेरा एक शिकवा भी है, वो अदालतों से है। शफीक साहब, पूरी कौम ये चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, शफाफ, ठीक है ना। ये जो लोग जिन्होंने कौम की दौलत लूटी और लूटने के बाद वो यार कितना दुख की बात है शफीक साहब के नैब अदालत में जा रहे हैं जिनके ऊपर डकैतियों के मुकदमे के जी आपने कौमी उन पे फूल फेंके जा रहे हैं, वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। तो क्या हम किस जगह पे खड़े हैं बतौर कौम? हमारा क्या था वो है कि क्या मैं और आप या हम कोई खुदा ना खास्ता कोई छोटी सी चोरी कर लें, हम जब जाएंगे जमानत कराने तो हमारे साथ लोग बैंड बाजा ढोल लेके जाएंगे कि जी साढ़े मुंडे ने गड्डी चोरी की थी। तो ये अदालतों को भी इस पे थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए और फेयर फौरी फैसले जो हैं वो करने चाहिए। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद आते हैं। और बस ये कि
वो जो बात कर रहे थे बादाम खाने से याददाश्त मजबूत होती है, क्यों खाए सब खाते हैं बादाम आप? नहीं आप क्योंकि माजी का बड़ा अच्छा वो रंग देते इसलिए हैं। है, बादाम तो मैं नहीं खाता, लेकिन हम माजी की ये जो वाकयात हैं इनका हिस्सा बड़ी रहे। बात है, नहीं नहीं कोई नो शक। और मैंने देखा कि बादाम खाने से इतना नहीं सीखता बंदा जितना धोखा खाने से सीखता है। तो एक ब्रेक लेते हैं जी, नहीं, ब्रेक तो के बाद आते हैं। बादाम को आप धोखे खा लें। एक ब्रेक लेते हैं। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। और दो खबरें आपसे शेयर करनी है। एक खबर तो ये है कि रूसी वजीर खारजा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के करीब फौजी अड्डे के लिए अमेरिका ने भारत से मदद मांग ली है। और उसके बाद ये कि उनका कहना था कि पेंटागन ने कहा है कि जनाब अली हमें भारत की जो सरजमीन है वो इस्तेमाल करने दी जाए, और किसी हद तक भारत इस पर राज़ी भी हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत में होने वाली सलामती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो इस खित्ते के अंदर तबाही के ज़िम्मेदार हैं और दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार हैं, बिगाड़ के ज़िम्मेदार हैं, अब वो खुद ही जनाब सलामती कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चोर खुद बैठक अपने घर बुला ले। तो नहीं बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और मैंने कहा ज़रा उनसे इस पर अपडेट लीजिए। लोधी साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा कि जो रूसी वजीर खारजा का दावा है, अगर ये ऐसा हो जाता है तो सर खित्ते में तो ताकत का तवाजुन जो है वो ख़राब हो जाएगा। पहली बात तो ये कि साहब जब रूसी वजीर खारजा कह रहे हैं तो ये बात तो दुरुस्त होगी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। इसके बहुत सारे चीजें इसके हो सकते हैं रिएक्शन। सबसे ज्यादा बड़ा रिएक्शन तो चीन से आएगा, क्योंकि जो ही अमेरिकन फौज आती है और अगर अफगानिस्तान के का नाम लेकर आती है तो साफ ज़ाहिर है कि वो नॉर्थ में होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ की तरफ होगी हिंदुस्तान के अंदर, तो जिसका मतलब ये कि चीन के भी करीब होगी। तो चीन को तो ये बात बहुत नागवार गुजरेगी, और मेरा ख्याल है कि जो वैसे तो इनकी तजारत चल रही है हिंदुस्तान की और चीन की, लेकिन मजीद बदमजगी पैदा हो जाएगी। दूसरा ये है कि इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन स्टैंड लिया है कि उन्होंने किसी भी किस्म का अड्डा देने से इनकार किया। और मेरा ख्याल है वो जो हवाई रास्ते की बात हो रही है उसका भी अभी हतमी तौर पे कोई फैसला हुआ नहीं है, और शायद पाकिस्तान उसकी भी इजाजत नहीं देगा। तो ये, और इसका एक और ये नुकसान हिंदुस्तान को होगा कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी खराब होंगे। तो आप ठीक कह रहे हैं कि खित्ते की जो ओवरऑल जो तवाज़ुन है उसमें बिगाड़ पैदा होगा। हिंदुस्तान वर्सेस चाइना, हिंदुस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और साफ ज़ाहिर है कि हमें भी बहुत एतराज़ होगा इस बात पर कि इतनी कोई
ताकतवर फौज आके साथ हिंदुस्तान में बैठ जाए। लेकिन मेरा अपना एक अंदाजा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, हिंदुस्तान इस बात की शायद इजाजत नहीं देगा। अच्छा नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन जो सरगेई लारोफ हैं उनका दावा ये है कि भारत किसी हद तक राजी हो गया है। तो अगर राजी हो गया है तो फिर तो सर मतलब बात में सच्चाई मौजूद है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है, क्योंकि एक जो मैं बात भूल गया कि इससे हिंदुस्तान और रूस के ताल्लुकात पर भी तो फर्क पड़ेगा ना जी, कि रूस और हिंदुस्तान में अभी भी आपको पता है राब्ते हैं और उनके आपस में स्पेशली ये मिलिट्री हार्डवेयर में बातचीत चलती है, लेते हैं हमसे चीजें ले रहे हैं। लेकिन अगर वहां पर ये आ गई फौजें तो पहले ही वो क्वाड की वजह से उनके साथ ताल्लुकात थोड़े से टेंस हैं, ये तो फिर पक्की बात हो जाएगी, तो उनका भी होगा। तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा अभी भी है, जब तक ये खबर वो साफ रह रहा है कि वो ये बात तो दुरुस्त होगी ना कि उन्होंने मांगा होगा, ये उसको कंसिडर कर रहे होंगे। लेकिन हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है वो मुझे लगता है कि और उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो शायद इस बात की इजाजत नहीं देगी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बात करने का। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं सिर्फ रेज करना चाहता हूँ, भारत ये कॉन्फ्रेंस क्यों करवा रहा है? देखिए, भारत इसलिए ये कॉन्फ्रेंस करवा रहा है कि भारत इस वक्त अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आइसोलेट हुआ है। दुनिया में जिस तरह की पसपाई उनको हुई है ना अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो शायद उसकी तारीख में मिसाल ना मिले। अब उसका इजाला करने के लिए उसने सोचा कि जनाब एक कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि मैं अपना रोल जो है वो दोबारा से जो है ना कोई मर्ज करने की कोशिश करूं, और पाकिस्तान को दावत दी है। अच्छा, आप अगर करना चाहते हैं तो पहले एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट तो पैदा करें। आपके बारे में जो एक नेगेटिव परसेप्शन आ रहा है कि अफगानिस्तान में आपका एक मनफी खेल है, पूरे रीजनल पॉलिटिक्स में आप मनफी खेल खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तबाही हुई है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान है। ऐसे में पाकिस्तान को बुलाकर एक स्टैंप करवाना और अपने आप को एक लीडरशिप के तौर पे पेश करना कि जी हम रीजन के अंदर लीड करते हुए नजर आएंगे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो ऐसे खेल में पाकिस्तान क्यों हिस्सा बने? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान के ना जाने से इंडिया का जो एजेंडा था ना कि हम अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अपनी पोजीशन को लेजिटिमाइज कर देंगे, मुझे लगता है कि उसमें उनको नाकामी होगी और उनके लिए बड़ा धचका होगा अगर पाकिस्तान ही नहीं जा रहा जो एक मेजर फरीक है। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरे रीजनल ममालिक को और इंटरनेशनल ममालिक को ये सोचना चाहिए कि भारत का जो इस वक्त का किरदार है ना पूरी रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो नेगेटिव खेल है, अगर उसके खिलाफ एक महाज ना बनाया गया तो ये रीजनल पॉलिटिक्स के लिए खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन अच्छा शफीक साहब, भारत जो कोशिश कर रहा है अपने आप को दोबारा इन करने की, बैनुल अक़वामी दुनिया में अपने आप को करने की, पहले तो मैं एक ज़रा ना छोटा सा एक शॉट है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। कल भारतीय वज़ीर आज़म की ज़रा हरकत देखिए कि अपने आप को लोगों के साथ चिपकाने की क्या एफर्ट की, ज़रा देखिएगा। वो देखें, वो नहीं, वो उनको देखें मुंह पीछे कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे। आप नहीं समझते कि भारत सियासी बैनुल अक़वामी तन्हाई का शिकार है और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह वो अपने आप को इन मामलात में इन कर सके, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ज़बरदस्ती जफिया डालने से भारत की सियासी तन्हाई तो नहीं ख़त्म होती। राना साहब देखें, जो सबसे पहले जो रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये अमेरिका भारत में कुछ ओपन लफ्ज़ों में अड्डे बनाना चाहता है, और जहाँ भी अमेरिका की एंट्री होती है इसका मतलब है कि इसमें कोई नीयत में फतूर है, कुछ इलाके में कोई गड़बड़ होने वाली है। बिल्कुल ठीक। और उससे कौन मुतासर होगा? सबसे पहले पाकिस्तान मुतासर होगा, फिर चाइना मुतासर होगा। असल में ये उसने टारगेट किया है चाइना को कि वहाँ से उसको मॉनिटरिंग कर सके, कुछ अपना हरकतें कर सके। फिर अफगानिस्तान, देखिए ये नेक्सस जो है ये इतना अपना मामूली नहीं है, और पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, इवन चाइना जैसे मुल्क को ये इशू उठाना चाहिए कि इंडिया यहाँ क्यों आ रहा है, उसकी नीयत में क्या है, और उसकी नीयत में फतूर है। ज़रा पाकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कहा एब्सोल्युटली नॉट के बाद जब उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान अब उनके उसमें नहीं आएगा, बातों में नहीं आएगा, तो फिर वो इंडिया उन्होंने नहीं चुना। और ये मुझे तो लगता है कि ये जो खित्ते का जो अमन है ये इससे सैबोटाज होगा। फिर जो अपना भारत जो अपना कर रहा है कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है, पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक किया। अब देखिए जो मोहल्ले का जो चोर चौधरी होता है ना, अगर वो सफ़ेद कपड़े पहन के आ जाए, पग वग लगा गई, तो वो चौधरी नहीं बन जाता। ये भारत जो है वो अपना उसकी चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, और जब उसकी नीयत में ख़राब है। अगर पाकिस्तान वहाँ चला जाता तो पाकिस्तान उसको लेजिटिमेट कर देता। जो इंडिया कह रहा है कि पूरी दुनिया में ये मैसेज आता है कि पाकिस्तान इंडिया जा रहा है,
और वो जो उनका एजेंडा है, जो उनका कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है, उस पर पाकिस्तान एग्री कर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है और हमें मुताद होकर चलना चाहिए, ख़ास तौर पे अमेरिका के भारत में अड्डे देने के वाले से। और फिर जो ये कॉन्फ्रेंस करके अपना गंदा चेहरा साफ कर रहा है, इसके चेहरे पे बेशुमार पाकिस्तानी अफगानिस्तान का खून से भरा हुआ है और वो खून जो है वो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से दूर नहीं हो सकता, साफ नहीं हो सकता, बिल्कुल साफ नहीं हो सकता। खालिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था और उसके बाद अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया कि जी वज़ीर आज़म ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, ये खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि माजी के अंदर तो वो किसकी किताब थी वज़ीर ख़ारजा की, अमेरिकन की, जिसमें उसने कहा था कि जरदारी साहब ने तो खुद कहा था कि जी आए, बिल्कुल आए, ड्रोन अटैक करें, हमारे साथ मिल के करें, ठीक है ना। और इवन ये कि उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो जरदारी साहब ने मुबारकबाद दी कि जी आपने बहुत अच्छा किया। ऐसे हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और उसके बाद स्टैंड करके ये वाली बात जो है, ये खबर इस बात की दलील है कि पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया है, अब अमेरिका अपने अड्डे भारत में बनाना चाहता है। जो रूसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, उसके बाद आप नहीं समझते कि भारत की जग हसाई मज़ीद होगी ये सब कुछ? देखिए राणा साहब, पहले तो ये है कि जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब हुकूमत में नहीं थे और मुशर्रफ दौर में जब ड्रोन अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान पर जो है वो शुरू किए गए, तो उस वक्त भी किसी शख्स ने, किसी सियासतदान ने खुलकर जो है अमेरिका के इस इक़दाम की मुखालफत की थी, तो वो इमरान खान थे। और अब भी देखिए, ये जो पहले तो पाकिस्तान पर प्रेशर था ये फ़ौजी अड्डे कायम करने के लिए, फिर उज़्बेकिस्तान पर भी एक प्रेशर रहा, दबाव रहा कि फ़ौजी अड्डे वहाँ कायम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के इनकार के बाद अब तीसरी ऑप्शन के तौर पर जो है वो अमेरिका ने इंडिया के अंदर अपने जो अड्डे हैं वो कायम करने का फ़ैसला किया और उनसे बातचीत की, और इस पर पूरे खित्ते के अंदर चीन से लेकर रूस और दूसरी जो रियासतें हैं, वस्त एशियाई रियासतें हैं, ईरान है या दीगर जो ममालिक हैं, पूरे खित्ते के अंदर जो ममालिक हैं, उनको इस मामले पर जो है वो तशवीश है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि इसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान हदफ नहीं है, इसमें सबसे बड़ा जो हदफ होगा वो चीन होगा, बिल्कुल, और चीन के साथ फिर पाकिस्तान भी जो है इससे जो है वो मुतासर होगा। लिहाजा अमेरिका को इस खित्ते के अंदर जो है वो तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, आप क्रिकेट की तरफ आना चाह रहा था, मुबारक हो आपको। हाँ जी, पाकिस्तान पहली टीम है जो सेमीफाइनल पहुंची, और मज़े की बात यह है कि ये जो पिछले 7 वर्ल्ड कप हुए हैं, 8, उसमें पाकिस्तान 5 बार सेमीफाइनल में पहुंचे। वे जो बड़ी IPL लिए फिर रहे थे और वो कहते थे जी इससे बड़े प्लेयर निकल रहे हैं, और भारत ने तो कमाल कर दिया, वो वहाँ जाके पहले बैठ गया था कि जनाब अली हम कंडीशन से वो हो जाए। हमारे लड़के PSL खेल रहे थे जिसको कहा जा रहा था कि ये इतनी बड़ी लीग नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हमारे लड़कों ने सब चीज़ों का बदला ले लिया। कल जो ट्रेंड चल रहा था वो ये था कि नमीबिया ने 1990 में हमें हाथी देने से इनकार किया था। अब नया जो ट्रेंड चल रहा है वो स्कॉटलैंड का है कि जी स्कॉटलैंड ने हमारी एंट्री बैन की हुई है। तो पूरी दुनिया में जो तासुर बन रहा है वो ये बन रहा है कि वो पाकिस्तान से जो लड़ेगा, पाकिस्तान से जो टकराएगा, पाकिस्तान माफ नहीं करेगा। मोहसिन खान साहब हैं, जरा मैं कह रहा हूँ वो एक लेजेंड क्रिकेटर है, तो उनसे जरा थोड़ा सा इस पर राय लेते हैं। फिर मैं खालिद साहब आपसे और शफीक साहब क्रिकेट के ऊपर आपसे चाह रहा था कि हम अपने जज्बात का इजहार करें। सर मुबारक हो, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, एक बड़ी अचीवमेंट है। मोहसिन खान साहब। हाँ देखिए, सेमीफाइनल में तो पाकिस्तान जिस नेचर का, जिस कैलिबर की क्रिकेट है पाकिस्तान की, उसमें तो पहुंचना ही चाहिए। हाँ, अब ये है कि मैं फील करता हूँ कि जहाँ आदमी इतना क्लोज पहुंचता है, और पाकिस्तान इस वक्त ऑनेस्टली स्पीकिंग वन ऑफ द फेवरेट है वर्ल्ड कप जीतने की, तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छी क्रिकेट जिस तरह खेल रहे हैं, एक दो खामियां इसमें हो रही हैं जिसको इनको बड़ी गौर करना पड़ेगा उसके ऊपर, कि कहीं ऐसा ना हो कि क्रंच मैच में जाके वो चीज हो जाए। इसलिए कि आपने नोट किया होगा कि जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ एकदम से ओपनिंग हमारा पैर नहीं गिरा या विकेट गिरी जल्दी, तो एकदम से पैनिक हो गया था, और वो आसिफ ने आके जैसे आके तो 3 बॉलों में 2-6 मारे, तो गेम चेंज हो गया। नहीं तो वहाँ गेम हमारा बिल्कुल ऐसा लग रहा था हाथ से निकल गया है।
अच्छा सर, कल के मैच में क्या बेहतर नहीं था कि कुछ रिजर्व प्लेयरों को खिला दिया जाता? हसन परफॉर्म नहीं कर रहे तो शानवाज धानी को खिला देते, इमरान जूनियर को खिला देते, उनको भी मौका मिल जाता और हो सकता है कि वो परफॉर्म कर जाते और हमें एक बॉलर जो जहाँ पे हमें थोड़ी सी हसन की तरफ से मार पड़ी है वो भी वैक्यूम ख़त्म हो जाता। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बाकी आज मैंने कहा ये प्रोग्राम में कि ये लग रहा है कि उसको खिलाने की कोशिश की जा रही है कि वो खेले हर मैच। आज उसको नया गेंद तक उसको दिया नहीं, तो आमतौर पर वन चेंज कर रहा था बोले, यहाँ के उसको नया गेंद दिया, एक आउट उसने किया। मैं पर्सन ये फील करता हूँ, हो सकता है मुझसे लोग एग्री ना करें, हसन अली बड़ा अच्छा क्रिकेटर है, बॉलर बड़ा अच्छा है, फील्डिंग में बड़ी जान मारता है, बैटिंग में जाता है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है कि मैं बड़े जबरदस्त रन कर दूं, लेकिन थोड़ा सा बैड पैच, जैसे पर्पल पैच आता है, अच्छा पैच आता है, तो बुरा पैच भी आता है, वो जा रहा है इस फेज के थ्रू। अब कप्तान मुझे जो लग रहा है वो चाह रहा है कि नहीं मैं इसको हर मैच खिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ आई थिंक मुझे एक बात ही मैं फील करता हूँ कि अगर कप्तान एक गलत डिसीजन देने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ टीम मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि आपके पास रिजर्व में ये प्लेयर या ये प्लेयर बड़ा जबरदस्त रिप्लेसमेंट बैठा हुआ है। और मैं एक चीज में और बिलीव करता हूँ, फर्मली बिलीव करता हूँ, ये नहीं कि आप विनिंग कॉम्बिनेशन चलाएं, आप अपनी प्लेइंग 11 कराते हैं ऑपोजिशन के हवाले से कि ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसकी मजबूत पॉइंट्स क्या है, और आप चेंज करते रहते हैं। आपके पास 15 प्लेयर्स आप क्यों लेके जाते हैं? इसीलिए लेके जाते हैं कि अगर कोई खुदा न खास्ता इंजर्ड हो गया तो उसकी रिप्लेसमेंट चाहिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन हसन खान साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। खान साहब का ये कहना है कि भाई ये मौका था कल का मैच, इसमें नीचे के प्लेयरों को ऊपर खिला देते ताकि उनको भी फॉर्म मिल जाती, जो लड़कों की बारियां नहीं आ रही उनको भी मिल जाती ताकि वो अपने आप को कर सकते। माशाल्लाह अपने हमारे ओपनर दोनों जो हैं बाबर और वो तो परफॉर्म, रिजवान तो परफॉर्म कर ही रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने विनिंग कम्बिनेशन बरकरार रखा है और कोई रिस्क नहीं ले सकते। और खास तौर पे T20 का कोई पता नहीं, जैसे कल देखे बीबीए में शुरू में क्या कितना टाइट खिलाया, तो मेरे ख्याल उन्होंने विनिंग कम्बिनेशन के लिए। और फिर देखें अपना T20 की बात कर रहे हैं आप, भज्जी ने क्या कहा था शोएब अख्तर को कि भाई छोड़ो वॉक ओवर दे दो, और वॉक ओवर मांगने वाले खुद वॉकआउट कर गए। और फिर देखें अल्लाह करे हमारा फाइनल जो है, सलमान साहब ने पिछले प्रोग्राम में कहा था इंग्लैंड से हो, तो मैं इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद चाहे सेमी हो चाहे फाइनल हो, उनसे एक सवाल करूंगा, अल्लाह के बंदो आप हमारा एक मरीज जो है 2 साल से आपके पास है, उसका इलाज करो या उसे भी यहाँ भेज दो, उसका बदला लेंगे पाकिस्तान। हाँ, अब हम इंग्लैंड से उसका बदला लेंगे कि 2 साल से हमारा मरीज रखा हुआ है, ना इलाज करते हो ना उसको भेजते हो। अल्लाह के बंदो कुछ इंसाफ करो। सलमान साहब क्या कहते हैं, एक्सप्रेस का जो इदारिया है वो $1 बिलियन सवाल, और उसमें जो है कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो डिस्कस की गई। मैं कह मेरा ख्याल है शफीक साहब से इस पे बात कर लेता हूँ। तो वो कहते हैं कि जी फॉर रियल चेंज गवर्नेंस की बुरान के खात्मे के लिए मजबूत हुकूमत का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। आप दोनों में से मेरा ख्याल है सलमान, क्योंकि आप इस पे ज़्यादा बेहतर लोकल गवर्नमेंट ये जो है ना कॉलम इसमें द न्यूज़ में मतलब अशरफ साहब का द रियल चेंज, ये वही बातें जो हम पहले यहाँ पे करते रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान में गवर्नेंस के निज़ाम को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, तो हुकूमत की तरजीहात में लोकल गवर्नमेंट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और इसको आर्टिकल 140A के तहत, आर्टिकल 32 के तहत जितनी ज़्यादा पावर जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर और पॉलिटिकल पावर सूबे से डिस्ट्रिक्ट्स को देंगे तो आपका गवर्नेंस का सिस्टम ठीक होगा। और एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो आज पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की गवर्नेंस के लिए। और जो ये जो आम आदमी है जिसका बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं उनको सबसे ज़्यादा रिलीफ देना चाहता हूँ, और उसके लिए रियल चेंज के लिए ज़रूरी है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमारा टॉप प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। फॉर रियल चेंज के लिए बलदियाती इदारों की बहाली और उनको प्रॉपर तरीके से काम का मौका मिलना चाहिए। देखिए ये बदकिस्मती से हमारी जो पिछली नून लीग की हुकूमत है, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो मकामी हुकूमतों का जो निज़ाम था बड़ा ताकतवर था, और बाज़ अजला तो इतने ताकतवर थे जिनमें हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो भी ज़िला नाज़िम थे मुल्तान के। तो वहाँ पर तो हमें उस वक्त नज़र आता था, तो उस वक्त की जो सूबाई हुकूमत थी उसकी भी हमें पसपाई जो है वो नज़र आती थी। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब
वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने तमाम जो सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का उसको गैर फाल कर दिया। और आज काबीना के अंदर आप देखते हैं कि वज़ीर आज़म के बाद आज जो सबसे ज़्यादा आज जो इस निज़ाम का जो हमायती है, इंतखाबात का हमायती है, वो हमारे वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन है। वो क्यों है? उसकी एक बुनियादी वजह है, ये जो मुतासरीन थे जिनको शहबाज शरीफ साहब ने जिला नाजमीन को गैर फाल किया था, उनके वकील चौधरी फवाद हुसैन साहब थे उस वक्त। उन्होंने सलमान को बताया ये सारी जो बल्दियात की जंग है ये लड़ी थी इनको फाल करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस का इदारिया है $1 बिलियन सवाल, और अक़वाम मुत्तहिदा के उन्होंने कहा कि जी इंसानियत को बचाने के लिए आगे हैं। आई नीड योर शॉर्ट कमेंट। देखिए प्राइम मिनिस्टर की ये देखें, ये बड़ी खूबी है कि हर जहाँ पर कोई मसला, जहाँ कोई इशू होता है इंटरनेशनल या लोकल, उसमें पाकिस्तान को जो इंटरेस्ट है उसको हाईलाइट करते हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का मामला जुड़ा हुआ, और वहाँ अमन का मतलब है कि पाकिस्तान में अमन, पूरे खत्ते में अमन और पूरी दुनिया में अमन। इस वक्त जो अफगानिस्तान की हालत है उसमें देखिए वो खुराक की कमी का शिकार है, और प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया है कि अफगानिस्तान को तनहा मत छोड़ो, और उनका जो खुराक की कमी और दूसरे मसाइल उसके लिए आगे आएँ ताकि वो स्टेबल गवर्नमेंट और पूरी दुनिया में अमन हो। ये प्राइम मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि जहाँ भी वो बात करते हैं वो पाकिस्तान की बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। जाते हुए खबर शेयर कर दूं, QS एक इदारा है जो रैंकिंग करता है यूनिवर्सिटीज़ की, और पंजाब यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो 232 से होके 145 पे आ गई है। 83 दर्जे तरक्की की है, और जो एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी 22 यूनिवर्सिटीज़ में पंजाब यूनिवर्सिटी शामिल हो गई है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारे बेहतर होंगे तो पाकिस्तान का माहौल बेहतर होगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।